और मैं हूं श्रद्धा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएं और फिर भाई एक नई आस जगी है, एक नई उम्मीद जगी है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और रोजाना हजारों लोगों के जीवन की समस्याएं दूर हो रही हैं, आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। आप भी अपने जीवन की तमाम समस्याओं को हमेशा के लिए अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। चलिए आज के विषय के बारे में पहले बात करते हैं। हम बीमार क्यों पड़ते हैं? बहुत से लोग होते हैं जो अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं, या फिर हम जब भी किसी से मिलते हैं तो उसमें अमूमन तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि फला बीमार है, मेरे रिश्तेदार बीमार हैं, घर में बीमार हैं। अपने ही घर में देखें तो कोई ना कोई ज़रूर बीमार है। अगर हम पहले के टाइम पर देखें तो लोग कम बीमार पड़ते थे, और आजकल तो बीमारियां कुछ इस तरीके की आ गई हैं तो कि कई बार तो उनका उच्चारण, उनको प्रोनाउंस करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जो बीमारियां हैं ये क्यों हमारे साथ चल पड़ी हैं, क्यों इन्होंने हमें अपना दोस्त ज़बरदस्ती बना लिया है, इसके बारे में बात करेंगे कि कुंडली के माध्यम से कैसे हम इस चीज़ को जान सकते हैं। अच्छा, हम कुंडली की बात तो करते ही हैं, साथ ही साथ एक चीज़ जिसका हम हमेशा कहते हैं ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है, ग्रहों की चाल नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जहाँ आप काम करते हैं, जहाँ आप रहते हैं, जो आपका कमरा है, जहाँ आप सोते हैं, वहाँ कोई दिक्कत हो, यानी कि वास्तु से संबंधित कोई परेशानी तो नहीं है। ये हम जानेंगे और जानेंगे कि कैसे अपने जीवन से इन बीमारियों को निकालकर बाहर फेंक सकते हैं। अब इसके अलावा आपके मन में कोई भी प्रश्न है, आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर अभी कॉल नहीं लग पा रही है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप फ़ोन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आचार्य जी से बात कर सकते हैं, अपने जीवन की परेशानियां दूर कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के बाहर हैं, एनसीआर के बाहर हैं, या फिर इस कंट्री के ही बाहर रहते हैं तो भी आप बात कर सकते हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, नमस्कार। आचार्य जी, हम बीमार क्यों पड़ते हैं? मैं भी बहुत बीमार पड़ती हूँ, तो और ये कभी कभी एक्सप्लेन करना भी मुश्किल हो जाता है। हम ऑफिस भी जाते हैं, ऑफिस वालों को भी बोलना पड़ता है, और जब अक्सर बीमार पड़ते हैं तो कहीं ना कहीं मन में एक झेप हो जाती है। कई बार तो हम कुछ तकलीफों को छिपा जाते हैं कि सामने वाले को लगेगा कि तुम तो रोजाना बीमार रहते हो, लेकिन अब तकलीफ हम झेल रहे हैं। तो अगर जब सब तरीके से हमें नहीं कुछ इलाज मिला, बार बार दवाइयाँ खाने के बाद भी नहीं मिला, तो अब लगता है कि चलो कुंडली के माध्यम से देखते हैं। तो कुंडली के माध्यम से और वास्तु के माध्यम से अगर जानने की कोशिश करें तो हम क्यों बीमार पड़ते हैं? सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपताय नमः। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात, पत्रिका के माध्यम से हम ये जानना चाहें कि यहाँ रोग कहाँ से शुरू होते हैं, तो पत्रिका में मुख्यतः 3 भाव इस चीज़ को इंगित करते हैं। बल्कि अगर मैं एक और जोड़ दूँ तो वो है हमारा लग्न। लग्न चतुर्थ, सप्तम और षष्टम। मुख्यतः हम एक ही भाव की बात करते हैं, षष्टम, रोग ऋण शत्रु स्थान भाव। इसको हम कहते हैं कि साहब रोग हम षष्टम से ही देखते हैं, पर मुख्यतः इन बाकी भावों को भी आप देख लें। और अगर आप ये कहें कि आज के युग में लोग बहुत बीमार पड़ रहे हैं, तो मैं ऐसा नहीं मानता। हाँ, आज कुछ एक बीमारियां हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलन में है, या कह लीजिए एक फैशन है, ये ट्रेंड है कि साहब हर दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे रही है कि साहब इस व्यक्ति को शुगर हो गई है, इस व्यक्ति को कैंसर हो गया है, इस व्यक्ति को टीबी हो गई है। ये बीमारियां ऐसे सुनाई देती हैं जैसे कॉमन बात हो गई है। और इतनी भयावह बीमारी है, जिस व्यक्ति को भी यहाँ कहें किडनी फेलियर की प्रॉब्लम हो गई है, डायलिसिस पे है, आप उससे जाके मिल के देखिए, वो ऐसे लगता है जैसे अपने हर दिन श्वास गिन रहा हो, उसे हर समय ऐसी असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मैं एक से ही व्यक्ति से मिला तो उनके हाथ में एक यहाँ पर इंजेक्शन टाइप कुछ लगा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? कहते साहब मेरा डायलिसिस हो रहा है, उसके लिए कुछ एक सर्जरी करके एक पार्ट लगाते हैं। मुझे उसका नाम भी यहाँ पर अनाउंस करना नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा। तो यहाँ इस तरह का फेस्टुला याद आया मुझे। फेस्टुला उन्होंने बोला इस चीज़ के लिए कि यहाँ फेस्टुला लगाया हुआ है। कभी ये गर्दन पे लगाया जाता है, कभी हाथ पे लगाया जाता है, व्हाटएवर। तो कई तरह से इस तरह से उनको प्लांट किया जाता है और उससे डायलिसिस किया जाता है। और असहनीय पीड़ा है कि आप एक व्यक्ति को डायलिसिस कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर हम देखें कि हार्ट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी एक दिन में नहीं आई हैं। कहा ज्योतिष का एक मत है, सीधी स्पष्ट सी सिद्धांत है ज्योतिष का, कि देश काल परिस्थिति के आधार पर ही आप गणना करेंगे और यहीं से सारी चीज़ों को निकालेंगे आप कि यहाँ किस जगह रहता है व्यक्ति, किस समय में रह रहा है और क्या उसकी परिस्थितियाँ हैं जिसमें वो जी रहा है, क्या उसके पत्रिका के योग हैं और गोचर क्या है। ये सारे निचोड़ जब निकलता है तो इसी को हमने देश काल परिस्थिति के साथ में जोड़ दिया। तो जब भी हम ये कह सकते हैं कि साहब फलां आदमी को
ये रोग होगा और इस वजह से होगा। अब अगर आप देख लें तो टीबी और कैंसर जैसे रोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन है? यहाँ शनि और राहु हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली इसको देख के आप समझना चाहें तो अगर आज से 20 साल या 30 साल पहले जाएं, मैं अपनी होश में देखता हूँ, अपने बचपन की तरफ जाके देखता हूँ, तो शायद शनि मंदिर इतने नहीं थे, नवग्रह मंदिर इतने नहीं थे। तो आज क्या हो गया ऐसा? पिछले 30 सालों के अंदर हमने जो तरक्की करी है उसका ही नतीजा है कि हमने अपने ग्रहों को भी प्रभावित किया है। हम कहते हैं ना, हम प्रकृति से कुछ भी छेड़छाड़ करेंगे तो असंतुलन होगा, उसी असंतुलन का नतीजा है। साथ में हमारे रहन सहन और खान पीन का नतीजा है। आज हम माइक्रोवेव यूज़ करते हैं, 2 मिनट में खाना गर्म हो जाता है, बड़ा मज़ेदार खाना हो जाता है, पर हम उसमें जो रेडिएशन पैदा करते हैं हम भूल जाते हैं कि ये कैंसर का कारक है। दूसरी बात, हम भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं, किस तरह से वास्तु के रूप में पैदा कर रहे हैं, उनको दोषों को हम यहाँ निर्मित कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से ये सारी डिजीज़ पैदा होती हैं। अगर हम ये दें कि राहु कितना प्रचलन में आया हमारे जीवन में, कि राहु ने ही इलेक्ट्रॉनिक विस्तार दिया हमें, पेट्रोलियम पदार्थों ने ही हमें ये सारे वाहन दिए। अगर ये पेट्रोलियम ना होता, शनिदेव की कृपा ना हुई होती, तो आज आप कार में नहीं घूम सकते, क्योंकि ऑयल चाहिए उसके लिए, फ्यूल चाहिए, और फ्यूल इग्निशन कहाँ से मिल रहा है? इग्निशन आपको वहीं से मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर उससे जो धुआं बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, मोनोऑक्साइड बन रही है, नाइट्रोजन पैदा हो रही है, ये सारी चीज़ें, गैसें जो बन रही हैं, ये आप वातावरण को दूषित कर रहे हैं और टीबी जैसी बीमारी को जन्म दे रहे हैं। अब आप देखिए, एक चेन है, सर्कुलर में चलती चली जाएगी कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आप कहेंगे आचार्य जी आप ज्योतिष की बात कर रहे हैं, वातावरण की बात कर रहे हैं। बिल्कुल जुड़ा हुआ है जनाब, आप अलग नहीं कर सकते इसको। बिल्कुल एक ही दृष्टि से देखना होगा आपको कि ज्योतिष किस तरह से प्रभावी होता है आपके रहन सहन से, आपके खान पान से। आज आप फास्ट फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं और दुहाई क्या देते हैं, साहब इसके बिना नहीं चल सकता। वेस्टर्न कंट्रीज़ में मैं खुद जाके रहा हूँ, अमेरिका 3 महीने रहा मैं, तो लोग मुझे कहते थे कि बिना नॉनवेज के कैसे जियोगे? मैंने कहा साहब खिचड़ी खा लेंगे, कोई बात नहीं, रोटी बना के खा लेंगे, ब्रेड खा लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है नॉनवेज खाना। और हमने टाइम वैसे ही बिताया, अपनी मर्जी की चीज़ें बनाई, अलग अलग चीज़ें खाई, पर नॉनवेज को छुआ तक नहीं। पर क्यों? क्योंकि हमने अपना एक ध्येय लिया, अपने ऊपर एक संकल्प रखा और उस तरह से बाधित करके चले, और मन में कभी विचार भी नहीं आया कि हाँ ऐसा कर लें। पर लोगों की ये जो लालसा, क्योंकि हम बहाना ढूंढते हैं कहीं गलत होने का। मैं ये समझता हूँ कि कोई भी व्यक्ति चोर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचारी हो सकता है, बशर्त है कि 2 चीज़ें उसकी सहायता न करती हों। एक उसके आत्मबल की बात करें, उसकी आत्मा, और दूसरा समाज। अगर समाज का डर ना हो और आत्मा से आपको भय ना लगता हो, तो हर व्यक्ति यहाँ पर व्यसन पान करता मिले, आपको भ्रष्टाचारी मिले, हर व्यक्ति आपको चोरी चकारी करता मिले, क्योंकि हर एक को मौका नहीं मिला, इसलिए डरता है समाज से। अगर आप एक चीज़ देखें, किसी की कोई चीज़ पड़ी है, फॉर एग्जांपल किसी का फ़ोन पड़ा है, बहुत सुंदर लगा है, आपको क्या 2 चीज़ें रोकती हैं? ये तो आपकी आत्मा आवाज़ देगी, नहीं ये चीज़ गलत है, ऐसा नहीं करना, या वो फलां देख लेगा और चोरी के इल्ज़ाम में तो अंदर जाएगा, नहीं करना। तो वही चीज़ हुई है हमारे साथ भी कि हमने अपने आप को, जहाँ पर समाज ने हमें फ्रीडम दी कि आप कुछ भी खा सकते हैं, हमने खाया। बृहस्पति पीड़ित हुए, शनि पीड़ित हुए, सूर्य पीड़ित हुए, रिजल्ट्स क्या आए? हमें रोग मिले। अब अंत में आप निचोड़ निकाल के देखें तो क्या आया? आपके रहन सहन की वजह से ये रोग बढ़ते चले गए। आज करप्शन बढ़ा या सब कुछ बढ़ा, ये आज ही नहीं बढ़ा। आज लोग कहते हैं कैसा कलयुग आ गया है। मेरे माने कलयुग तो बहुत पहले आ गया था, जब रामचंद्र जी की वनवास हुआ और सीता जी को रावण ने हरण किया। किडनैपिंग उस ज़माने में हो गई थी। अगर आप देखें, अगर आप ये कहें कि साहब आज ही सारी चीज़ें हो रही हैं, नहीं, आज से बहुत पहले भी हो चुका है सब। दिल्ली 19 बार उजड़ चुकी है। अगर आप देखें तो महामारियां भी आई, प्लेग जैसी महामारियां यहाँ आई। क्या ये सब आज ही हो रहा है? नहीं, आज से पहले भी हो चुका है। तो यानी कि आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितना कुछ हमारे साथ पहले भी हो चुका है। हम आज ही ये दुहाई देते हैं कैसा कलयुग आ गया है, कैसे लोग हो गए हैं, कितनी बीमारियां हो गई हैं। नहीं साहब, बीमारियां अब संभल जाती हैं, दवाइयां हैं। ज्योतिष आपकी सहायता के लिए, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। आप टीवी के माध्यम से सुन के समझ तो रहे हैं। पहले कौन समझाने जा रहा था घर घर, कौन कर रहा था? पहले तो डेट ऑफ बर्थ टाइम भी नोट नहीं किया करते थे और ये कहते थे किसके लिए, कहाँ, हमारे में कोई नहीं पूछता। आज हर व्यक्ति अवेयर है इस चीज़ के लिए।
तो ये क्या है, ये अवेयरनेस आपको बचाने के लिए है। तो निश्चित तौर पर ज्योतिष से आप लाभ लेकर ये जान सकते हैं कि अगर फला बीमारी अगर हमें भयभीत करती है तो कहीं इसके ग्रास हम तो नहीं बन जाएंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें डराती भी है और ये समझाती भी है कि ज्योतिष हमारी सहायता कर सकता है, हमें बचा सकता है इन रोगों से, और निश्चित तौर पर ये सारी चीज़ें जान सकता है। लोग मौत से बहुत डरते हैं जी। और ये कहते हैं कि ये फलानी बीमारी आएगी और मौत आ जाएगी, और मैं कहता हूँ पहले ये सोचें कि आप क्या कह रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। जी। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ पर उठता है, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो आपने कहा कि जैसे आजकल कुछ बीमारियां बहुत फैशनेबल हो चुकी हैं कि डायबिटीज़ है और कुछ बीमारियां हैं जिसके लिए हम सुनते हैं बीपी की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज़ हो गई, या हम सुनते रहते हैं कैंसर हो गए। लेकिन अगर हम थोड़े पहले जाएं, पीछे जाएं, तो हम देखते हैं कि उस ज़माने में इस बीमारियों का लोगों को नाम नहीं पता था। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोग, तब तो इस तरह की कोई बीमारियां नहीं थी और लोग फिट रहते थे और वो खुद को खुद ही हील कर लेते थे। तो क्या रीज़न है कि अब ये बीमारियां हमारे सामने एकदम से आकर खड़ी हो गई हैं और इतना विकराल रूप इन बीमारियों ने ले लिया है कि अब कोई ऑप्शन ही नज़र नहीं आता है, लेकिन पहले ये बीमारियां नहीं थी? ये क्या रीज़न है? ये मेरा प्रश्न है। क्या रीजंस हैं कि पहले तो नहीं थी हमारे जीवन में ये बीमारियां, अचानक से इतना परिवर्तन हुआ, हम वेस्टर्नाइज हो गए और ये बीमारियां हमारे सामने आ गई? देखिए, बहुत उत्तम प्रश्न है और इसमें एक सबसे बड़ी बात है कि हम ज्योतिष को किस नज़र से देखते हैं और हम उससे क्या सीखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं। अभी जैसे आपने कहा कि भी कॉल हमारे लिए वेटिंग में है और देखा कि वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गई, ये क्या है? यहाँ इंतज़ार नहीं किया गया, यहाँ पेशेंस नहीं है हमारे पास कि हमें 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट अगर वेट करना पड़ गया तो छोड़ो, दोबारा कर लेंगे। ये जो चीज़ है, हम ज्ञान के प्रति भी इतने उत्सुक नहीं हैं या इतने हम लालायित नहीं हैं कि साहब हम वेट करेंगे, हम देखेंगे। मेरे पास कई ऐसे व्यक्ति आते हैं, कई बार वेटिंग में लोग बैठे होते हैं, 5-6 लोग वेटिंग में हैं, तो निश्चित तौर पर वेट करना पड़ता है। हर व्यक्ति को समय चाहिए, हर व्यक्ति की बड़ी जिज्ञासाएँ। और कई लोग क्या होते हैं कि वो कहते हैं साहब टाइम लगेगा तो हम फिर आ जाएंगे, हम जा रहे हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं आचार्य जी नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, 2 घंटे बाद आएंगे, 4 घंटे बाद हम यहीं बाहर वेट कर लेंगे, आप जहाँ बिठाएंगे हम वह बैठ जाएंगे, पर मिले बिना नहीं जाएंगे। मैं जब उनको देखता हूँ तो निश्चित तौर पर एक बात समझ में आती है कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर एक ललक है इसको जानने के लिए, अज्ञात को जानने के लिए और अपने जीवन को सुधारने के लिए, और दिल करता है सब कुछ उड़ेल दे इस व्यक्ति के सामने। और जब कोई व्यक्ति बाहर बैठा बैठा ही बार बार कहता है प्लीज़ पूछिए अंदर कितनी देर लगेगी, बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, हम उनसे कई बार जब वो अंदर आ जाते हैं उनसे कहते हैं कि हम आपके साथ भी ऐसा ही करें कि जब अब अंदर आएँ हम आपको तुरंत बाहर भेज दें, तो कैसा रहेगा? आप कहेंगे साहब हमें तो 5 मिनट ही मिले। तो यही चीज़ होती है कि जीवन में भी हम यही करते हैं। हमारी ये जो जल्दबाजी है हमें बहुत सारे रोगों की तरफ भी भेजती है। जैसे मैंने अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल लिया, खाना गर्म करने की बात करी, या कहीं पे हम ये कहीं पहुंचने की बात करते हैं या कुछ करने की बात करते हैं तो हम हर चीज़ हाईटेक होना चाहते हैं। आज हम ये मोबाइल यूज़ करते हैं, क्या समझते हैं ये रेडिएशन नहीं देता, ये बीमारियां नहीं देता? बिल्कुल देता है, पर आप किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और क्या इसकी भूमिका को समझते हैं, यही एक महत्वपूर्ण बात है। जब कोई कहता है कि साहब आप लेफ़्ट कान से अपने फ़ोन को सुनिए, राइट से नहीं सुनना चाहिए। मुझे एक बार एक मैसेज आया, मैंने उस पर पूछा और रिसर्च करने की कोशिश करी, जानने की कोशिश करी कि साहब क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन को डिस्टर्ब करता है, ब्रेन ट्यूमर जैसी बीमारी देता है, तो इसलिए निश्चित तौर पर आप लेफ़्ट पे रखिए। मैंने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हार्ट के पास मत रखिए, हार्ट अटैक देता है, यहाँ से सिग्नल सीधे हार्ट को अटैक करते हैं। अब किसी को कहो साहब मर तो जाना ही है, इन सब बातों में क्या रखा है, मोबाइल हाथ में पकड़ा है तो बीमारी नहीं देगा क्या? मतलब बहस करनी है, मानना नहीं है, किसी तरह से भी आपकी बात का खंडन करना है, कुछ ना कुछ तो शो करना है कि मैं ज्ञानी हूँ, आप मूर्ख हैं। देखिए यही कारण है कि हम इस इतने बड़े ब्रह्मांड में इतने सूक्ष्म ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं, और परमात्मा ने इस तरह से दिया है कि आपको फ्री में मिलता है और आप उसे कहते हैं कि नहीं चाहिए साहब। अब आप मुझसे कई लोग आकर पूछते हैं, जैसे मैंने 2 मिनट पहले कहा कि साहब हमारी आयु बता दीजिए, और मैं उनसे हमेशा कहता हूं मैं किसी की आयु नहीं बता सकता, क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास 120 वर्ष की आयु है। अब आप कितने वर्ष जीना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। देखिए अगर हम विष्णुषी दशा की बात करें, भृगु संहिता को उठा के देखें, सब जगह जिक्र है क्लियर वर्ड्स में कि एक व्यक्ति मनुष्य 120 वर्ष की आयु लेके जन्मा है। अब वो उसको कितनी जल्दी ख़त्म करता है ये उसकी इच्छा है। अगर श्वासों की काउंटिंग करें कि वो कितने श्वास लेके आया है तो 120 वर्ष के लेके आया, बढ़ाना चाहे तो बढ़ा ले,
घटाना चाहे तो उसे 60 वर्ष में ख़त्म कर ले, 30 वर्ष में ख़त्म कर ले, ये उसकी इच्छा है, हम इसमें कुछ नहीं करते। आपके पास स्टॉक 120 वर्ष का है, अब आपने उसे कैसे मल्टीप्लाई करना है और कैसे आपने उसे ख़त्म करना है, ये आपकी इच्छा है। तो लोग कहते हैं नहीं साहब ऐसा क्यों। मैंने कहा है साहब एक चीज़ देखिए, आपकी दिनचर्या में आप ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि साहब आप क्या कर रहे हैं और उसका क्या रिजल्ट है। आप सबसे पहले अपने कर्मों पे दृष्टि डाल लीजिए, उससे बेटर हो जाएगा कि आपकी आयु बढ़ रही है घट रही है। आप मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, श्वास अधिक खर्च हो रहे हैं। आप भोग विलासता में ज़्यादा जा रहे हैं, श्वास अधिक खर्च हो रहे हैं। आपका जीवन सिर्फ और सिर्फ टेंशन्स में है, डेफिनेटली आपके श्वास अधिक खर्च हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आयु कम हो रही है। अब मैं उसे कहाँ से कैलकुलेट करके आपको दूं कि साहब इतने दिन में ख़त्म हो जाएंगे ये, क्योंकि ख़त्म करने वाले तो आप हैं। और वैसे भी अगर आप देखें तो मैंने एक बार पढ़ रहा था गुरु गोविंद सिंह जी की जीवनी में, वो कहते हैं क्या जाने कैसा मरना होए, गगन के गौन कहाँ, जल की मीन कहाँ, थल के रौन कहाँ। इस बात को अगर हम एक्सप्लेन करें तो बहुत अच्छी लगेगी आपको ये भी बात, कि कहते हैं एक बार सरयू नदी के किनारे बैठ के तपस्या कर रहे थे गुरु गोविंद सिंह जी, और देखते हैं कि एक मछली जल में विचरण कर रही थी, तो एक हिरण पानी पीने आया। अब जैसे ही हिरण पानी पीने आया तो उसने, जैसे ही हिरण को अगर आपने कभी पानी पीते देखा हो तो वो सक करता है, पानी को खींचता है अपने मुंह में, तो जैसे ही उसने खींचा तो वो मछली उसके मुंह में आ गई। अब मछली जैसे ही उसके मुंह में आई तो उसकी पूंछ हिलने लगी, और वो देखकर ऊपर एक बाज उड़ रहा था, वो नीचे तुरंत आया उस मछली को पकड़ने के लिए। अब हिरण के मुंह में मछली होने की वजह से हिरण के प्राण निकल गए, मछली मुंह में थी, पानी से बाहर आ गई, इसलिए उसके प्राण निकल गए। अब बाज जो ऊपर से आया वो हिरण के सींगों में फंस गया और उसके भी प्राण निकल गए। और इसी को देखते हुए उनके मुंह से ये पंक्तियाँ निकल गईं कि देखिए कहाँ गगन में उड़ने वाला ये बाज आकर इस हिरण के सींगों में फंस के मर गया, और ये गगन की तरह दौड़ने वाला, वायु की वेग से दौड़ने वाला हिरण कहाँ आकर यहाँ मर गया, और मछली जो जल में विचरण करती थी वो थल पे आकर मर गई। तो क्या कह सकते हैं इस चीज़ के लिए आप कि किसकी मृत्यु कैसी होनी है। पर ज्योतिष इस चीज़ के लिए इंगित जरूर करता है कि अगर आपके अष्टम भाव की अभिव्यक्ति को आप समझ लें तो निश्चित तौर पर आपकी निर्धारित हो जाएगा कि आपकी मृत्यु कैसी होगी, पलंग पे होगी या नीचे होगी, यात्रा में होगी या हथियार द्वारा होगी, ये निर्धारित किया जा सकता है। पर इसको भी बदला जा सकता है। देखिए ज्योतिष में बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि साहब आप अपने भाग्य को परिवर्तित कर रहे हैं। यहाँ सीधा कहा गया कि हथियार द्वारा हत्या है। मुझे यहाँ बात याद आती है, माफ़ी चाहूँगा, गुलशन कुमार जी की। गुलशन कुमार जी को पता था कि मेरी हथियार द्वारा हत्या है, पर भगवान शिव की आराधना करते थे तो कई बार वो अपने प्रोटोकॉल का खंडन करते थे, वो अपनी सिक्योरिटी को हटा देते थे, और उसके बाद नतीजा सबके सामने है। ऐसे ही कई उदाहरण हमारे जीवन में आते हैं, उन्हें पता है। दूसरी बात, अगर ये हम कहें कि साहब सिक्योरिटी होती तो भी क्या कर लेती, क्योंकि बहस करने वाले व्यक्ति, खंडन करने वाले व्यक्ति इस चीज़ का तर्क देते हैं। पर हम ये कहते हैं कि साथ में एक और चीज़ ध्यान रखें कि आप अपने अष्टम भाव के व्यक्ति को समझते हुए अगर उसके उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर उससे बच सकते हैं। मुझे इसका एक छोटा सा उदाहरण याद आता है। मेरे एक मित्र हैं, उनको मैंने कहा साहब आपकी दुर्घटना होने की पूर्ण संभावना है अगले 1 महीने में। तो साहब वो कहते हैं मैं क्या करूं? मैंने कहा साहब ऐसा है कि आप खुद ड्राइव ना करें, ड्राइवर से ड्राइव करवाएं या किसी और से कहें कि वो ड्राइव कर दे, या नहीं तो कुछ नहीं टैक्सी कर लें, बस में जाएं, मेट्रो में जाएं, जैसे मर्जी जाएं, खुद व्हीकल नहीं चलाना है। उन्होंने कहा ठीक है साहब मैं ऐसा नहीं करूँगा। अब आप मज़े की बात देखिएगा कि उन्होंने व्हीकल नहीं चलाया, और एक दिन घर से निकलते समय उनकी मिसेस ने कहा कि आप गाड़ी मोड़ के मुझे बाहर मेन रोड पे दे दीजिएगा। बस समय तो इंतज़ार कर रहा था। उन्होंने वो गलती करी और गाड़ी मेन रोड तक लेके आए, और जैसे ही लेके आए दूसरे व्यक्ति ने हिट कर दिया। तो निश्चित तौर पर उनको वो बात याद आई, उसमें वो बच गए क्योंकि वो खुद सिर्फ मेन रोड तक ही आए थे, कहीं बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे थे, और छोटी मोटी चोट लगी, गाड़ी को नुकसान हुआ, बस इतनी बात ख़त्म हो गई। बट इसमें बात वहीं के वहीं रही, विधि का विधान टला भी और बात हुई भी, और उनको ये बात याद आई कि अगर ना चला रहा होता तो शायद ये भी ना होता। तो आप एक बात को अगर प्रैक्टिकली समझें कि आप कहते हैं कि साहब टल नहीं सकती, मैं कहता हूँ किससे नहीं टल सकती भाई, आप टालना तो चाहें, पर एक चीज़ है कि हम परमात्मा में हस्तक्षेप करने की बात नहीं कर रहे कि आप अमर हो जाएंगे। हम ये बात कर रहे हैं कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, और उपायों की महत्ता को समझकर अगर उसे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में बड़ी से बड़ी व्याधि भी टल जाएगी। बड़े से बड़े रोगों को मैंने जाते हुए देखा है, सिर्फ बशर्त है कि वो व्यक्ति श्रद्धा निष्ठा से ये बात समझ ले कि हाँ मुझे क्या करना है और कैसे करना है, और उपायों के साथ वो अपने जीवन को चला सकता है, उन रोगों से मुक्ति पा सकता है।
और बिल्कुल जब हम विश्वास की, भरोसे की बात करते हैं तो अपने जीवन में हर कदम पर हमें एक विश्वास की, भरोसे की ज़रूरत होती है। सामने वाले पर भरोसा करना होता है, खुद पे भरोसा करना होता है। इसी प्रकार यदि आप ज्योतिष पे भरोसा करेंगे तो फिर जीवन की जो परेशानियां हैं ज़रूर दूर होंगी। इसके अलावा दुबई के लोग मिल सकते हैं आचार्य जी से। महीने में एक बार आचार्य जी दुबई आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और कोई भी दिक्कत है, मैं चाहूँगी कि एक बार ज़रूर मिलें, ताकि आपके जीवन में जो दो राहें हैं और आप एक जगह खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि मैं कौन सी राह चुनूं, अपने मन से अगर राह चुन ली और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और वो राह गलत हुई तो आगे जाकर पछताने से अच्छा है अभी आप कदम बढ़ाने से पहले आप राय ले लें, आप जान लें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। जगदीश जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, बात कर लेते हैं। जगदीश जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी बंधु। आचार्य जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1968, दोपहर के 2:15, राजस्थान श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। क्या जानना चाहते हैं जगदीश जी? मेरा स्वास्थ्य मैडम खराब रहता है और रहता भी सिर्फ पैसों की कमी की वजह से है। चलिए, आज यही विषय है कि हम क्यों बीमार रहते हैं, और आपने कहा आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। और वो भी पैसों की कमी से रहता है मेरा खराब। किसकी वजह से? पैसों की दिक्कत से। पैसों की वजह से, मतलब फाइनेंशियली ठीक नहीं है तो माइंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहता है। हाँ जी, हाँ जी। अब बंधु ऐसा क्या करें कि आपके पास पैसा आ जाए? देखिए, यहाँ समझ लें कि निश्चित तौर पर अगर आप ज्योतिष की भाषा में समझ लें कि रोग कहाँ से आते हैं, और रोगों के साथ में पैसे का कोई लेन देन नहीं है। जो व्यक्ति रिक्शा चलाते हैं, लेबर करते हैं, क्या वो बीमार रहते हैं? बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी एक गलतफहमी है कि पैसे के अभाव में ही रोग आते हैं, जबकि मैं उल्टा समझता हूँ कि अगर पैसे के अभाव की बात करें तो उल्टा है इससे। जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो ज़्यादा रोग में ग्रसित हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में ये देखें, निश्चित तौर पर ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें बहुत अधिक पैसा है तो इस चीज़ की भी चिंता है कि इसे कहाँ रखें, और बहुत अधिक पैसा है तो इसे कहाँ इन्वेस्ट करें और कैसे बचाएं दूसरे से, इस चिंता में रहता है व्यक्ति। और यही कारण है कि व्यक्ति बार बार ये सोचता है कि पैसे के अभाव में ख़ास तौर पे ये रोग पनपते हैं। नहीं, जबकि ऐसे इससे विपरीत होता है। पैसे के अभाव में नहीं होता, पैसे से होता है। हाँ, अगर कहीं दवा ना ले पा रहे हों, इलाज ना करा पा रहे हों, वो एक अलग विषय है। बहरहाल आपकी पत्रिका की बात करें, सिंह लगन की पत्रिका, लगन का स्वामी जो है सूर्य यहाँ पर देखें मेष बुध के साथ में, और साथ में जो दशा चल रही है इस समय, अगर आप दशा देखें तो इस समय दशा चल रही है बृहस्पति में राहु की। अब बृहस्पति में राहु की दशा चल रही है तो बृहस्पति और राहु की स्थिति देख लें पत्रिका में तो बात समझ में आ जाएगी। राहु अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। मित्र, सबसे बड़ी बात आपके साथ में क्या है कि आपको रोगों का पता ही नहीं है, डायग्नोज ही नहीं हो पा रहे हैं। ये कारण कहाँ से पैदा होता है? ये प्रवृत्ति देता है अष्टम राहु। जब अष्टम में राहु बैठे हों, निश्चित तौर पर ये ऐसी मार्चिका बनाते हैं। ख़ास तौर पे आप तो है राजस्थान से, आपको पता होगा कि छलावा किसे कहते हैं। जब रेत पे पानी दिखाई देता है दूर तक और उसके बाद जब जाएं और वो गायब होता है, यही राहु का खेल है। राहु जब अष्टम में बैठता है और उसकी दशा आ जाए तो रोग तो देता है, पर ये नहीं बताता कि ये किस वजह से और क्या रोग है। ये आगे बढ़ जाता है और व्यक्ति ढूंढता रहता है कि साहब इस वजह से तो नहीं मुझे दिक्कत हो रही, इस वजह तो दिक्कत नहीं हो रही। तो इसके लिए दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। ख़ास तौर पे अष्टम राहु की बात अगर हम कर लें तो अष्टम राहु में दो उपाय आपके लिए बहुत लाभकारी होंगे। वो दो उपाय क्या हैं? एक तो कोड़ियों की सेवा करें आप, सबसे बेहतर उपाय आपके लिए एक पहला ये है। दूसरी बात अगर आप कर सकें यहाँ पर राहु के लिए नीली चीज़ ख़ास तौर पे बुधवार के दिन दान करें। नीली वस्तु आप ख़ास तौर पे समझ लें, नीला साबुन, कपड़ा, आप जो भी आप ऐसे दे सकते हैं। और ख़ास तौर पे अपने घर के अंदर अंधकार ना रखें ज़्यादा, ये बात ख़ास तौर पे नोटिस कर लीजिएगा, अंधकार ना रखिएगा। और वास्तु की दृष्टि से अगर हम बात करें कि रोगों को जन्म देता है वास्तु, कई बार हमने देखा है लोग लापरवाही करते हैं। मित्र, ख़ास तौर पे अगर मैं लेडीज़ की बात करूं तो लेडीज़ इस समस्या से बड़ी दो चार होती हैं कि जॉइंट पेन हो रहा है बहुत अधिक, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, टेंशन है। तो इसे वास्तु कैसे जन्म देता है? वास्तु खाली खिड़की दरवाज़ों का नाम नहीं है, घर में कुछ कुछ एक चीज़ों का नाम भी है। अगर आपके दरवाज़ों से आवाज़ आ रही है, आपके बेड में से आवाज़ आ रही है, अगर आप बेड में बैठते हैं और वो आवाज़ करता है तो निश्चित तौर पर ये जोड़ों जॉइंट पेन की बीमारी को पैदा करेगा। दूसरी बात, अगर आपके नल से पैसा टपक रहा है, पानी टपक रहा नहीं, वो पैसा टपक रहा है,
तो आप धन नहीं संचय कर सकते। दूसरी बात, तीसरा यहाँ पर अगर आप लक्षण देख लें कि आपके घर में टूटे हुए कांच लगे हुए हैं, खिड़कियों में अक्सर टूट जाते हैं। मकान बना आज से 10 साल पहले, किसी से वजह से टूट गया, अब कौन बदलवाएगा, छोड़ो, पड़ा रहने दो। पर वो टूटा हुआ कांच राहु का कारक बन गया और नेगेटिव एनर्जी फ्लो देगा वहाँ से, तो वहाँ प्लीज़ सबसे पहले उस कांच को बदल लीजिएगा। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा और ये आपके घर में लक्षण 100% होंगे, क्योंकि आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। और हम जब वास्तु निरीक्षण करते हैं तो ऐसी जब 100 गलतियां गिनाते हैं तो व्यक्ति कहता है, आचार्य जी मैंने तो सोचा था कि शायद आप सिर्फ ये बताएंगे कि ये फला चीज़ वहाँ रख दीजिए और ये खिड़की गलत है, ये दरवाज़ा गलत है, या ये चीज़ें गलत हैं। मैंने कहा ऐसी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ हम टीवी के माध्यम से नहीं एक्सप्लेन कर सकते, और वो वहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में महसूस करते हैं कि कहाँ क्या गलत कर दिया जिसकी वजह से ये रोग पनप गया, जिसकी वजह से ये हानि हो गई। तो कृपया इन बारीकियों पर भी ध्यान दें। छोटी छोटी चीज़ें, समय बहुत कम है, एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि मेरी बहन है, उसके मोबाइल का चार्जर कभी नहीं टिकता। ये हमेशा का है, वो कितने ही चार्जर खरीद लाए, उसके मोबाइल में चार्जर नहीं टिकता। वो या तो खो जाएगा, या वो टूट जाएगा, या उसकी पिन खराब हो जाएगी। तो मैंने एक बार किसी से पूछा तो किसी ने बोला हो सकता है उसका राहु खराब हो। तो ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें कि भाई अब की बार लाकर संभाल के रखूंगी, वो हमेशा मुझसे कहती है दीदी अब संभाल लूंगी, लेकिन फिर वो खराब हो जाता है। तो यही रीजंस हैं, ये छोटी छोटी सी बातें जो हम अमूमन तौर पर जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके बारे में हम सोचते हैं कि भाई हमारी लापरवाही होगी, खराब हो गया, चार्जर अच्छा नहीं होगा, तो हम इस तरीके से उनको नज़रअंदाज कर देते हैं। और आचार्य जी ने पहले बहुत सही बात कही कि भाई हम अगर मोबाइल के रेडिएशन से हम अगर कोई हमें बता रहा है कि ये दिक्कत आ सकती है, तो हम ये कह देते हैं कि जितनी उम्र लिखवा के आए हैं उतना ही जिएंगे, ना उससे पहले कोई मार सकता है, ना उससे ज़्यादा हम जी सकते हैं। कुछ ऐसी लाइनें हैं जो हमने बड़े आसानी से अपना ली हैं और उनको हम बार बार दोहराते रहते हैं। लेकिन क्या इनको दोहराने से आपके जीवन की समस्याएं खत्म हो रही हैं, उनका अंत हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उनका अंत कैसे होगा? आप मुलाकात करें, जीवन की जो परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस करें, रीजंस क्या है ये जानने की कोशिश करें, फिर आप उस बीमारी को दूर कर सकते हैं, उन परेशानियों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। एक बार फिर से कहना चाहूंगी, आचार्य जी ने एक हाथ आप सभी की तरफ बढ़ाया है, लेकिन उनको जरूरत है आपके विश्वास और भरोसे की, तो जरूर विश्वास और भरोसे के साथ संपर्क करें। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके आचार्य जी, स्टूडियो में आप आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और दर्शकों, फिर होगी आप सभी से मुलाकात, फिर जानेंगे ऐसी छोटी छोटी बातों के बारे में और कैसे इन पर ध्यान देकर अपने जीवन को और भी अच्छा और भी बेहतर बना सकते हैं इसके बारे में। पर फिलहाल हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यदि आप एस्ट्रोमेडिकल संबंधी उपाय चाहते हैं या वास्तु विजिट के लिए आचार्य जेपी सिंह जी को आमंत्रित करना चाहते हैं तो संपर्क करें 09811558158, 09910296999, 09212259996, 09278427313, 09868065666। हमारा पता है 2/81 NWA क्लब रोड, पंजाबी बाग, न्यू दिल्ली 26। हमारा ईमेल आईडी है jp_astro123@rediffmail.com। हमारी वेबसाइट है www.acharyjpsingh.com। नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं हमारे इस विशेष कार्यक्रम भविष्य दर्पण में, इस कामना के साथ कि आप सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास हो और तकलीफें हमेशा के लिए आपके जीवन से दूर हो जाएं। आज दो विषयों के बारे में हम बात करेंगे। पहला कि बच्चे क्यों फ्रीडम मांगते हैं। वो बार बार कहते हैं कि भाई मैं जैसे जीना चाहता हूँ या चाहती हूँ, हमें भी अपने तरीके से जीने का हक है। अब आज हम मॉडर्नाइज हो चुके हैं, आपके ज़माने में ये नहीं होता था, लेकिन आजकल ऐसा होता है। ये कुछ अल्फाज, कुछ लाइन
लाइनें ऐसी हैं जो अक्सर बोलते हैं कि भाई आज दौर चेंज हो चुका है, और कुछ बड़े भी समझाते हैं कि हमारे ज़माने की बात तो और थी, लेकिन बच्चों के ज़माने में नया ज़माना है, अब नया युग आ चुका है और चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। तो वो फ्रीडम क्यों चाहते हैं? अच्छा, इस फ्रीडम के मायने क्या हैं? क्या हमने कभी ये सोचने की कोशिश की है कि हम जो आज़ादी चाहते हैं इसकी क्या सीमाएं हैं और हमें किस हद तक आज़ादी चाहिए? एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात इसी से थोड़ी सी रिलेटेड है कि सामने वाला हमें क्यों नहीं समझता। चाहे हम माता पिता की बात करें या फिर हम बच्चों की बात करें, सामने वाला आखिरकार हमें समझ क्यों नहीं पाता, जबकि उसी बात को लेकर अगर हम किसी तीसरे की राय लें तो लोग कहेंगे कि नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो, पर सामने वाले के दिमाग में ये बात आ ही नहीं रही, उसको समझ भी नहीं आ रही। क्या रीजन है? ग्रहों की ऐसी कौन सी युतियाँ होती हैं? इन दोनों विषयों के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ लेंगे आपकी कॉल्स। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आपकी कॉल नहीं लग पा रही है, फ़ोन अपॉइंटमेंट ले लें। फ़ोन के माध्यम से आप आचार्य जी से बात कर सकते हैं, चाहे तो मुलाकात भी कर सकते हैं। नंबर्स बार बार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले स्वागत करेंगे हमारे एस्ट्रो मेडिकल एक्सपर्ट आचार्य जेपी सिंह जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार आचार्य जी। पहला विषय कि बच्चे बड़ी फ्रीडम मांगते हैं, और ये जो पीढ़ी, जो जनरेशन गैप जो एक आ जाता है, उसमें यही होता है कि माता पिता और बच्चों के बीच कहीं ना कहीं एक तनातनी कि आपके टाइम में ऐसा होता होगा लेकिन हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता। आज का ये दौर है, आज हम बाहर जा रहे हैं, हमें इतना पैसा भी चाहिए, आपके टाइम में ज़रूरत नहीं पड़ती थी, हमें ज़रूरत पड़ती है, और भी बहुत सी चीज़ों में ये बात आती है। दूसरा विषय, सामने वाला हमें क्यों नहीं समझता है। हम लाख कोशिश कर लेते हैं, उसके हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, लेकिन वो नहीं समझ पाता। पहले विषय के बारे में ही जानना चाहूँगी कि आखिरकार आज़ादी के क्या मायने हैं बच्चों के, वो किस तरह की आज़ादी चाहते हैं, और ग्रहों की क्या युतियां हैं, और ग्रह कितना अहम रोल निभाते हैं इसमें। सर्वप्रथम दर्शकों सादर प्रणाम और ओम गणपताय नमः। देखिए मित्रों, जहाँ बच्चों की बात आती है तो निश्चित तौर पे हर व्यक्ति इस बचपन से गुजरा है। मैं भी शायद इस बचपन को अच्छी तरह याद कर पा रहा था। इस समय जब ये बात हो रही थी तो मुझे अपना बचपन याद आ रहा था, और निश्चित तौर पर आप भी ये याद कर रहे होंगे कि हमने क्या नादानियाँ की हैं, क्या बातें कही हैं। और अगर कोई बच्चा ये फ्रीडम की बात करता है तो शायद ये नई बात नहीं है, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा। निश्चित तौर पर ये हर व्यक्ति हर बचपन में कहता है, पर इसमें एक चीज़ आ जाती है, सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि इस आज़ादी के मायने क्या हैं। जो यहाँ प्रश्न उठा कि आज़ादी के मायने क्या हैं, हर बच्चे की आज़ादी का एक ही मायना है कि जो मैं चाहता हूँ मैं कर पाऊँ, और साथ में ख़ास तौर पे कि दूसरा व्यक्ति जो मैं चाह रहा हूँ वो मुझे प्रोवाइड कर दे, मेरे माता पिता मुझे वो दे दें। ये उसकी आज़ादी है। तीसरी चीज़ इसमें एक और निकल कर आती है कि वो कई बार ऐसी संगत में बैठ जाता है या ऐसे वातावरण में बैठता है कि जहाँ उसकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है। अब हमारा विषय ये नहीं है कि क्या होता है, क्यों करते हैं, हमारा विषय है ज्योतिषी संगत में, क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ एस्ट्रोलॉजी से। तो निश्चित तौर पर देखिए, ग्रहों की अगर खेल देखें, आप कई बार सुनते होंगे कि मंगल 28 वर्ष तक काम करता है, यानी मंगल का प्रभाव 28 वर्ष तक रहता है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। कैसे? अब इसको तर्क संगत समझ लें तो बहुत अच्छा होगा। पहला चरण किसका आता है? पहला चरण आता है चंद्रमा का। चंद्रमा यहाँ रहता है 14 वर्ष की आयु तक, जहाँ तक हम बच्चे को टीनेजर मानते हैं। 13 से 14 के बीच में हम उसे टीनेजर मानते हैं। तो चंद्रमा की आयु जो है 13 वर्ष तक या 14 वर्ष तक चलती है। उसके बाद शुरू होते हैं मंगल। इसी के साथ में अगर बुध की भी आयु जोड़ लें तो 25 वर्ष से शुरू हो जाती है। बृहस्पति 30 वर्ष से शुरू हो जाते हैं। इस तरह से हर ग्रह को एक आयु दी कि इस ग्रह का पूर्ण प्रभाव इस जातक के ऊपर रहेगा। ये हर व्यक्ति के साथ है। जो व्यक्ति इस वक्त 40 वर्ष का है तो उस पर शनि का प्रभाव पूर्ण रूप से चालू हो चुका है, प्रभाव में वो है। ये नहीं कि पत्रिका में क्या दशा चल रही है, पत्रिका में शनि कहाँ है, उस आयु के मुताबिक उस ग्रह की सीमा बांधी गई है। इसको इस तरह से समझ में आएगा आपको, शायद ज्योतिष की भाषा ना समझ में आती हो, कि दोपहर को 12 बजे सूर्य सिर के ऊपर होता है। चाहे कोई मनुष्य कहीं पर भी हो, पृथ्वी के किसी कोने में भी हो, वो सिर के ऊपर ही होगा। और दूसरी बात, मुझे याद आता है कि ज्योग्राफी सीखते थे तो हमारे टीचर मुझे कहा करते थे, बेटा पूरब की तरफ खड़े हो जाओ, सीधा और उल्टा हाथ देखो कहाँ पर है। तो सीधा हाथ तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारा दक्षिण की तरफ है, और उल्टा हाथ जो है तुम्हारा उत्तर की तरफ है। ये कंपास बन जाओगे तुम, और जैसे घूमते जाओगे तो देखते जाना, तुम्हें पता लगता जाएगा कौन सी दिशा कहाँ है। कितना सरलतम माध्यम सिखाया गुरु ने,
और यही चीज़ एस्ट्रोलॉजी भी हमें सिखाती है, ज्योतिष भी सिखाता है कि चंद्रमा का प्रभाव जब सर्वाधिक किसी बच्चे पे है, ऊपर से चंद्रमा की दशा आ जाए या अंतर्दशा आ जाए, तो वो जातक निश्चित तौर पर वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाएगा और वो फ्रीडम की बातें करने लगेगा और हो सकता है वो आपकी बात भी ना सुने। अब ऐसे में अगर चंद्रमा की दशा है और साथ में मंगल का अंतर लग गया तो वो एग्रेसिव भी हो जाएगा। वो हो सकता है अपनी लड़ाई लड़ने लग जाए आपसे कि मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे आज़ादी चाहिए, मैं जो चाहता हूँ मैं वो करना चाहता हूँ, मुझे रोक नहीं सकते। ये जो भाषाएं आती हैं निश्चित तौर पर वो समझता है। पर मैं इस चीज़ को इस तरह से देखता हूँ, अब एक बच्चा क्या जाने एक बड़े की क्या तकलीफ़ है, और एक बड़ा क्या जाने एक बुज़ुर्ग की क्या तकलीफ़ है, और एक बूढ़ा व्यक्ति क्या जाने मौत क्या है। जब तक वो हो नहीं जाता, हर व्यक्ति बच्चा ये कहता है, शायद आपने भी कहा होगा, मैं तो कहता था जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ये करूंगा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं ऐसे करूंगा। अब मन में ये लालसा थी कि बड़े हो जाएं। आज बड़े होकर भी देखते हैं हमने कौन से तीर चला लिए हैं, वहीं के वहीं, और परेशानियां और बढ़ गई हैं क्योंकि अब जीवन से दो चार होना पड़ता है रोज़। हम बच्चे ही अच्छे थे आज लगता है। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति जवान होता है तो वो कहता है यार बूढ़ा हो जाऊंगा, आराम से बैठ के रोटी खाऊंगा, ये भाग दौड़ की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। एक बूढ़े से पूछ के देखिए वो कितने आराम से रोटी खाता है। वो उल्टा ये कहता है अब तो मुताज हो गए हैं, दूसरों से मांग के खानी पड़ रही है। तो निश्चित तौर पर ये हर व्यक्ति की बात है। मुझे याद आती है एक दिन की बात, मैं एक शमशान घाट में खड़ा था, किसी के साथ में गए थे अंतिम क्रिया के लिए। तो वहाँ एक 9 साल का बच्चा था जिसकी डेथ हो गई थी और हम वहाँ पर थे। अब दुर्भाग्य ये था कि उस बच्चे को निमोनिया हुआ, बहुत ज़्यादा फीवर में था।